स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, anthrax is dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। ह्यूमंस को डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा भी जस्ट कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रीवियस लेक्चर में। अब ये कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं और एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं? तो देखो यहाँ पर दिया है करके एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो ह्यूमंस को एंड कैटल मतलब आप समझ गए, जो जानवर को पालते हैं, जैसे गाय, बकरी, जो दूध देते हैं हम कह सकते हैं, ये सब कैटल्स होते हैं। ये एंथ्रैक्स नाम की जो बीमारी है ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसके वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। तो आपको अगर पूछ लिया एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय डैश, आपके पास बहुत सारे आंसर है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, अलगे, फंगाई। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। कैटल मतलब वही गाय, बैल और बकरी, ये सब जो हो गए, इन लोग के जो पैरों में कोई बीमारी हो जाती है या इनके माउथ में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ये बीमारियां होती है बिकॉज ऑफ द वायरस। तो यहां पर हमने देखा एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में दो चीज़ों से बीमारी फैल रही है, बैक्टीरिया से एंड वायरस से। एंथ्रैक्स नाम की बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से फैलती है एंड पैर में और मुंह में होने वाली बीमारी इज बिकॉज ऑफ द वायरसेस। ठीक है, ये तो था ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में। प्लांट्स का जरा देखते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, potato, sugarcane, orange, apple and others। तो यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो इन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के प्लांट्स को हार्म करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, आलू, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल और बहुत सारे डिफरेंट। द डिजीज रिड्यूस द आइल्ड ऑफ क्रॉप्स। तो सबसे पहला इफेक्ट ये क्या करते हैं कि इन सब प्लांट्स की जो पैदावार है, फॉर एग्जांपल के लिए कि एक पूरे खेत में, पूरे गेहूं का खेत है, तो उस गेहूं के खेत में जितना गेहूं आना चाहिए था, बीमारी लगने के कारण उतना उत्पादन नहीं होगा। एक एप्पल का पेड़ है, उस एप्पल के पेड़ में बहुत सारे एप्पल्स आने चाहिए थे, लेकिन उस पेड़ में किसी बीमारी होने के कारण एप्पल्स नहीं आ पाए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर जो एप्पल आए भी उनका साइज बराबर नहीं था, या फिर प्रॉपर तरीके से उनका ग्रोथ नहीं हो पाया। फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो देखते हैं इन तरीके की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। अब बीमारी हो किसको रही है? तो प्लांट्स को डेफिनेटली। लेट्स डिस्कस। सो स्टूडेंट, वी हैव अ टेबल हियर। हमको टेबल दिया है यहाँ पर, और देखो टेबल में डिस्कस किया है सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्लांट डिजीज है बेसिकली, ये प्लांट डिजीज है बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो सबसे पहला है सिट्रस कैंकर, जो किसके वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। सर ये एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे फैलता है? तो एयर के वजह से, हवा के वजह से। तो इनके जो बैक्टीरियाज होते हैं, सिट्रस कैंकर नाम की जो बीमारी है, इनके जो बैक्टीरिया होते हैं ये हवा में ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली जा सकते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब क्या होगा? यहाँ पर गेहूं की बात हो रही है।
इनमें क्या लगता है, फंगस लगता है, वाइट वाइट कलर का फंगस आ जाता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, हवा से ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर इसके सीड में फंगस लग गया तो एक सीड सड़ेगा तो बाकी सीड को भी क्या करेगा, सड़ाने लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी, ओकरा। किसकी वजह से, वायरस की वजह से। कैसे ट्रैवल करता है, इंसेक्ट की मदद से। तो इंसेक्ट एक को खाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर दूसरे जगह पर जाते हैं, दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इस तरीके से वो पूरे प्लांट्स को एक एक करके क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो ये टेबल आप लोग लर्न कर लेना है आपको। आप अगर कहीं पर नोट्स बनाते हो तब ये टेबल को एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, यूज अ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। सो यहाँ पर ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो इन तरीके के माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो यहाँ पर हमको दिया है फूड पॉइजनिंग। क्या दिया हुआ है, फूड पॉइजनिंग। डरो मत, खाने में जहर नहीं मिला रहे हम। देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। तो बूझो, आपको पता है पहेली एंड बूझो दो कैरेक्टर है आपके चैप्टर में। तो बूझो एक पार्टी में इनवाइट किया गया था और उन्होंने क्या देखा, यार क्या ज़बरदस्त खाना है, मज़ा आने वाला आज तो। सो ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। तो बहुत सारा खाना था, तो बूझे ने क्या किया, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जब वो घर पर आया तो घर पर आने के बाद उसको उल्टियाँ होने लगी, लाइक वॉमिटिंग होने लगा उसको। और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको हॉस्पिटल ले गए। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने देखते ही बता दिया कि ये जो इसको इतनी उल्टियाँ हो रही है, इसको इतनी कमज़ोरियाँ हो रही है, ये इसके कारण है क्योंकि इसने कुछ गलत खाना खा लिया है और जिसके वजह से इसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। क्या हो गया स्टूडेंट, फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो फूड पॉइजनिंग बेसिकली कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बट कुछ गलत खाना खा लेने से आपको उल्टियाँ, दस्त, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायरिया प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सो तो ये फूड पॉइजनिंग हुआ कैसे। तो स्टूडेंट देखो, कुछ जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए, यही केमिकल जो है खाने को क्या कहते हैं, जहरीला बनाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से सीरियस बीमारी होती है, जैसे अभी हमने देखा वॉमिटिंग होना शुरू हो गया और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर वही केमिकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली डेथ ही होगी ना। सो it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। तो इसी के लिए कहते हैं कि खाने को इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से सेव करो, बचाओ, प्रिजर्व करो, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए। और आपका अगर फूड या फिर वीट या फिर ग्रेन्स एक बार स्पॉइल हो गया और वो स्पॉइल्ड ग्रेन्स को या स्पॉइल्ड फूड को आप खाने की, कंज्यूम करने की कोशिश करोगे या फिर आप किसी को खिलाओगे, सो डेफिनेटली आप ने अगर खाना खाया है तो आप भी बीमार पड़ सकते हो, या आपने अगर किसी को खिलाया है तो वो पर्सन भी बीमार पड़ सकता है। अब देखो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, खाने को कैसे बचाया जा सकता है। सो फूड प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेट्स डिस्कस फूड प्रिजर्वेशन। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व फूड्स एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। बने हुए खाने को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। स्टूडेंट, प्रिजर्व इस वर्ड का पहले मतलब समझ लो। ठीक है, प्रिजर्व का मतलब समझ लो। प्रिजर्व वर्ड का मतलब होता है उसको बचा कर रखना। ठीक है, जैसे अचार, पिकल्स हम खाते हैं, तो आप देखते हो करके कि पिकल्स को गर्मी के मौसम में धूप में सुखा के मसाले डाल के वो लोग तैयार करते हैं और फिर उसको साल भर खाते हैं। जैम, उसको एक बार बना लिया जाता है, उसको बहुत लंबे समय तक खाया जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ इसके लिए बहुत लंबे समय तक चलती है
क्योंकि उनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, और वो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, उनको खराब होने से बचाते हैं, रोकते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव है, ऑयल एक प्रिजर्वेटिव है। वैसे स्टूडेंट हीट भी प्रिजर्वेटिव होता है। क्या? हीट, यस, गर्मी, गर्मी भी प्रिजर्वेटिव होता है। आप खाने को फ्रीज़र में रख देते हो, फ्रिज में रख देते हो, तो खाना ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है, तो ठंडी भी प्रिजर्वेटिव है। तो यहाँ पर अलग 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 चीज़ जो है एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं, और उनके इफ़ेक्ट अलग अलग है। कोई चीज़ ऐसा है जिसका इफ़ेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब बहुत लंबा है, कुछ चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत शॉर्ट है। तो वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। तो जो ब्रेड खाते हैं हम लोग, चाय ब्रेड खाते हैं, उसको अगर आप खुले ऐसी हवा में छोड़ दोगे, रात भर के लिए छोड़ दो आप, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, फंगस, ग्रे कलर का फंगस आ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में घूम रहे होते हैं, उनको जैसे ही ऐसे कोई चीज़ मिलता है जिसको वो खराब कर सकते हैं, उसको तुरंत ही खराब करने लगते हैं। दे स्टार्ट स्पॉइलिंग इट। सो स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट। तो जो खराब एक बार खाना हो गया, कैसे मालूम पड़ता है कि खराब हो गया है वो? क्योंकि उन खानों में से एक स्मेल आने लगती है, खराब स्मेल आने लगती है, और उनके टेस्ट में भी एक अलग ही तरीके का बदलाव आ चुका रहता है। रात को बचा हुआ खाना जो है, आप कभी उसको सुबह में खा के देखना, खास करके दाल अगी लेफ्ट लाइक दैट ओनली, उसके अंदर एक खट्टापन का टेस्ट आएगा। ठीक है। इफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, क्या ये जो खाना स्पॉइल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो खाना स्पॉइल हो रहा है, क्या ये किसी तरीके का केमिकल रिएक्शन है? तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में, हाँ, और कमेंट यूट्यूब पे करो यार, तुम लोग कमेंट करने से इतना डरते क्यों हो? नीचे कमेंट करा करो, तो इससे मालूम पड़ता है कि यस, आपने ये वीडियो देखा हुआ है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। अब पहेली, आम का सीज़न था, तो पहेली ने कुछ मैंगोज़ लेकर आ गए, और उसने क्या किया, मैंगोज़ लेकर तो आ गई, लेकिन तभी उसका खाने का मन हुआ नहीं। उसने क्या क्या रख दिया आम को ऐसे ही। जब 3-4 दिन के बाद उसको याद आया, अरे मैंने तो आम लाया था, चलो खाते हैं। और जब वो आम के पास गई, तो उसने देखा यार आम तो ख़राब हो गया है, सड़ गया है। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसको याद आया कि उसकी जो दादी है, वो जो अचार बनाती है, वो भी तो आम का ही होता है, और अचार तो लंबे लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो उसके मन में एक डाउट आने लगा कि जब अचार मेरी दादी जो बनाती है वो खराब नहीं होता है, वो भी आम का बना हुआ होता है, तो मैंने जो आम लाया था वो कैसे खराब हो गया 3-4 दिन में ही? अब इसको एक क्वेश्चन आ रहा है, शी इज कंफ्यूज्ड। सो लेट्स से let us study the common methods of preserving food in our homes, and we have to save it from the attack of microorganism। तो चलो स्टूडेंट, पहली के जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करते हैं, क्योंकि हमारे घर में अलग अलग तरीके के खाने होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम अलग अलग मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन। सो सिमिलरली ओके, सबसे पहले हमारे पास है केमिकल मेथड्स। कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। तो लेट्स से व्हाट इज केमिकल मेथड यो? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms। तो नमक और जो खाने वाला तेल होता है, ये सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव माना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसके लिए नमक को और एडिबल ऑयल्स को क्या कहते हैं?
प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। इवन एसिटिक एसिड डाला जाता है। एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, विनेगर भी डाला जाता है पिकल्स के अंदर। और नमक तो डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। देखो ये कुछ नाम है बच्चों जो आपको याद रखना है, ठीक है। घर में पाए जाने वाले में से सॉल्ट, एडिबल ऑयल इज़ अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। उसके बाद देखो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव। तो ये दो और है जो प्रिजर्वेटिव्स के जैसा काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब इनको अगर किसी खाने में ऐड कर दिया तो खाना खराब नहीं होगा, इतना समझ लो। खाली इतना समझ लो कि उसको बहुत लंबे समय तक खराब होने नहीं देगा वो। सो दिस आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वॉशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो जैम डेफिनेटली हमको मालूम, हम खाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जैम में ऐड किया जाता है ताकि जैम जो है ख़राब ना हो जाए। ओके, प्रिजर्वेशंस बाय कॉमन सॉल्ट। तो देखो एंड प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो पहले कॉमन सॉल्ट देख लेते हैं, नमक को डाल के कैसे प्रिजर्वेशंस कराया जा सकता है। तो ये तो सिंपल है, नमक डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन, सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। तो हज़ारों सालों से ये प्रैक्टिस की गई है कि जो फिश को खाते हैं, जो लोग खाते हैं, मीट जो लोग खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व मतलब लंबे समय तक उसको रीयूज़ करने के लिए उसको नमक में मिला देते हैं, नमक में पूरा मिला देते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मीट को, मछली को यूज़ किया जाता है। इवन आंवला, आंवला हम लोग खाते हैं। रॉ मैंगोस, कच्चा मैंगोस को काट के उसको सुखा देते हैं नमक डालकर। टैमरिंड इज़ लाइक इमली जो होता है, ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए नमक में इसको मिलाकर रख दिया जाता है और धूप लगाते हैं इसको। तो नमक जो है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो होने वाले हैं, किसके ऊपर, फिश के ऊपर या फिर मीट के ऊपर या फिर आंवला के ऊपर, मैंगोस के ऊपर, उस बैक्टीरिया को वो ग्रो नहीं होने देता। कौन, सॉल्ट यहाँ पर। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज स्टॉप बाय द कॉमन सॉल्ट हियर एंड डेफिनेटली द कॉमन सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। कॉमन सॉल्ट इज वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। तो जैसे नमक एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है, वैसे ही शुगर भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। ओके, तो जैसे जैम हम लोग खाते हैं, जेली आती है, ये सब जो है इन सब में होता क्या है, शुगर होता है, शुगर होता है। शुगर इनको ख़राब नहीं होने देता है। करता क्या है, देखो शुगर जो है मॉइस्चर को कम कर देता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड। तो मॉइस्चर अगर रहेगा तो क्या होगा, खाने के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत हाई होंगे। लेकिन उसमें अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा, मॉइस्चर का मतलब क्या, वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, खाना ख़राब नहीं होगा। तो शुगर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मॉइस्चर को कम कर देता है या फिर ख़त्म कर देता है। ख़त्म तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत हद तक कम कर देता है। और जिसके वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है इनके ऊपर वो ना के बराबर होता है। एंड दैट इज़ वाई आवर जैम्स, जेलीज, दे ऑल आर left like that only, that they are preserved and we can have it definitely. They are tasty very much. ऑयल एंड विनेगर, तो तेल का हमने इससे पहले भी अचार में देखा, और विनेगर चाइनीज़ में भी ऐड करते हैं खट्टापन लाने के लिए। आपने विनेगर सुना होगा। बेसिकली विनेगर बनता किससे है सर, तो विनेगर बनता है बच्चों एसिटिक एसिड से। कौन से एसिड से, एसिटिक एसिड से विनेगर का प्रिपरेशन किया जाता है। यहाँ पर देखो मैंने स्पेलिंग भी लिखा है, ACETIC, एसिटिक एसिड। सो माय डियर स्टूडेंट, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर विनेगर जो है, ऑयल जो है, ये क्या करते हैं, जब इसको पिकल मतलब अचार में डाला जाता है, तो अचार जो है तेल के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते, विनेगर के प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह सकते। और जब बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली हो गया ना अपना काम। दैट वाज सिंपली वी वांटेड, राइट,
वी वांटेड टू प्रिजर्व इट, वी वांटेड दैट बैक्टीरिया शुड नॉट ग्रो ऑन इट, और यहाँ पर वही हो रहा है, ऑयल और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, दैट इज विनेगर के प्रेजेंस में बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पा रहे हैं. सो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. तो कभी कभी ऐसा होता है करके कि सिर्फ अचार नहीं, कुछ सब्जियां, मछली, मीट भी इस मेथड से प्रिजर्व मतलब बचा के रखी जाती है फॉर लॉन्ग पर्पस यूजेस. ओके. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. घर पे देखा रहेगा दूध को बार बार उबालते हैं. दूध को बार बार उबालने का कारण यही होता है करके कि फॉर ए लॉन्गर टाइम तक दूध को अगर इस तरीके से छोड़ दिया गया, वो ठंडा हो गया, तो रीयूज़ करने के लिए उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करके देखते हैं कि वो फट तो नहीं रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. तो बॉईल करने का मुख्य कारण, मेन रीज़न यही होता है कि बॉईल करने की वजह से उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उतने हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं. 100 डिग्री पे पहुंच जाता है ना वो, तो मर जाते हैं वो. सो सिमिलरली we keep our food in the refrigerator. low temperature inhibits the growth of microorganism. तो जैसे हम गर्म कर रहे हैं वैसे हम रेफ्रिजरेटर में रख के उसको ठंडा भी करते हैं फूड्स को, ताकि ठंडी की वजह से क्या करे, वो ख़राब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, स्पॉइल ना हो, क्योंकि लो टेम्परेचर पे भी जो है माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं. ओके. तो हाई टेम्परेचर पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है, लो टेम्परेचर पे भी ग्रो नहीं करता. ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं, देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस टेम्परेचर पे भी डेवलप करते हैं. ओके. और लो टेम्परेचर पे भी रहते हैं. लेकिन हमको जो हार्मफुल है, हमको जो नुकसानदायक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड के ऊपर मिलते हैं, अगर वो गर्म कर लिया जाए तो उनके डिस्ट्रॉय होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. वेरी नाइस क्वेश्चन. सी, व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल्ड? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पेस्चराइज्ड. व्हाट इज पेस्चराइजेशन? तो आपने देखा रहेगा करके कि दूध जो है पैकेट्स में आता है ना. दूध की थैली आती है, हम लोग खरीदते हैं जाके, वी बाय इट. अमूल मिल्क आता है, मदर डेयरी आता है. दिस आर द फेमस मिल्क दैट वी बाय इन द मार्केट. सो यहाँ पर वो जो पैकेट्स में आते हैं वो स्पॉइल क्यों नहीं होते हैं? वाई दोज मिल्क्स आर नॉट स्पॉइल्ड? सो आप कभी उसके पैकेट के ऊपर पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा पेस्चराइज्ड मिल्क. क्या मिलेगा आपको? लिखा हुआ पेस्चराइज्ड मिल्क. तो यहाँ पर ये पेस्चराइजेशन क्या है? पेस्चराइजेशन क्या है जो इसको खराब नहीं करता है? चलो आगे पढ़ते हैं. पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. तो कहा गया कि पेस्चराइज्ड मिल्क जो होते हैं उसको आप बिना बॉईल किए हुए भी पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब्स उसमें नहीं होते हैं. क्यों सर नहीं होते हैं? तो देखो, the milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by the Louis Pasteur. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि जो दूध होता है उसको 70 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं. मतलब दूध को पतीले में डाल दिया और नीचे से आग लगा दिया, दूध गर्म हो रहा है. दूध क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है. अब ये गर्म कितने टेम्परेचर पे हो रहा है? तो सर 70 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है. कितने देर के लिए छोड़ा है? तो आधे मिनट के लिए. आधे मिनट के लिए समझ लो उसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया. और जैसे ही वो गर्म हो गया तो तुरंत ही क्या किया, उसको चिल्ड करके स्टोर कर दिया. चिल्ड मतलब एकदम ही फ्रीज में डाल दिया. इससे क्या होता है करके कि जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है या होता ही नहीं है. ये मेथड काफ़ी साल पहले लुईस पैस्चर नाम के एक बंदे ने किए थे. लुईस पैस्चर नाम का एक बंदा था जिन्होंने ये काम किया था, और उनका सरनेम देखो क्या है? पैस्चर. इसके वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन. क्या कहते हैं? पेस्चराइजेशन. तो आपको पूछ लिया पेस्चराइजेशन, व्हाट इज पेस्चराइजेशन? तो आप बोलना करके यहाँ से, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस से लेके यहाँ तक. फिर आप ये भी पॉइंट ले सकते, बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और फिर इट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन.
तो प्रेशराइजेशन के लिए आप इतना लिख सकते हो, 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है ये। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है और फॉरेन कंट्रीज़ में तो इसको बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट किया गया है। स्टोरेज एंड पैकिंग, खाने को इस तरीके से पैक करो, खाने को इस तरीके से पैक करो कि उसके अंदर हवा ना रह जाए, एयर ना रह जाए। आप चिप्स खाते हो तो चिप्स जो आप खाते हो बेसिकली आपने देखा रहेगा जो पैकेट्स होते हैं वो फुल ऑफ एयर होते हैं, है कि नहीं, फुल ऑफ एयर होते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स उसके अंदर एयर नहीं होता है। पहली बात क्या नहीं होता है, एयर नहीं होता है। चिप्स के पैकेट जो होते हैं या फिर इस तरीके के पैकेट जिसके अंदर आपको लगता है हवा भरा हुआ है, उसके अंदर बेसिकली क्या भरा होता है मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर भरा हुआ होता है नाइट्रोजन। क्या भरा होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अंदर के फूड को क्या करता है? प्रिजर्व करके रखता है। हवा जो अगर होता ना तो वो स्पॉइल कर देता, नाइट्रोजन जो है वो उसको प्रिजर्व करके रखता है। मतलब जब पैकेट्स फाड़ती हो उसमें से जो चीज़ निकलता है वो हवा नहीं निकलता है, इट इज़ द एयर दैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 2 तरीका है फूड को किसी भी कंटेनर में पैक करके अच्छे से रखने का। या तो उसके अंदर नाइट्रोजन भर दो आप और हवा पूरा निकाल दो। दूसरा तरीका है उसमें ना एयर रहने दो, ना नाइट्रोजन रहने दो, कुछ नहीं रहने दो, उसको कहते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। तो ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें तो हवा पूरा का पूरा निकाल लिया जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ में देर इज़ अ टिन करके मेथड होता है, वो लोग टिन फूड्स खाते हैं। तो टिन होते हैं, ऊपर ऐसा लीड होता है और वो अंदर जो खाना होता है वो बेसिकली एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर, मतलब ये पूरा एयर टाइट कंटेनर है। वो क्या करते हैं, इस लीड को ओपन करते हैं, उसमें या तो गर्म पानी मिक्स करते हैं, उसको फिर खाना शुरू कर देते हैं या उसको एज इट इज़ खाने लगते हैं वो। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट्स योर, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स ख़त्म हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछो, कमेंट करो यार, कमान। हाँ, थैंक यू सो मच।